हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9 का अध्याय नंबर 3 राजस्थान की कला और संस्कृति, जो ये आप देख सकते हैं अध्याय, ये अध्याय नंबर 3 है। ये चालू स्टार्ट हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने जा रही हूँ। इसका प्रथम पार्ट मैंने 10 मिनट का वीडियो बना लिया है। सेकंड पार्ट में अब हम बनाएंगे स्थापत्य कला। प्रथम पार्ट में हमने शैलियाँ बताई थी, जिसमें साहित्य बताया था राजस्थान के साहित्य, बीकानेर साहित्य और जैन साहित्य, चारण साहित्य, वो 4 साहित्य बताए थे। अब मैं स्थापत्य बताऊंगी, तो चलते हैं अब उनकी तरफ। तो ये अध्याय नंबर चल रहा है 3, राजस्थान अध्ययन ओल्ड, जो 2017 और 18 की बुक्स थी, उसमें हमने ये देख लिया था सब कुछ। ये देखो, सांझी संस्कृति भी देख लिया था, ये भी देख लिया, संस्कृत साहित्य देख लिया, राजस्थान साहित्य देख लिया, जैन साहित्य, जैन शैली देख ली, चारण शैली देख ली। अब मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रही थी स्थापत्य कला, जो राजस्थान की है। और ये देख सकते हैं स्थापत्य कला में क्या क्या है, जिसमें हमने दुर्ग बना सकते हैं। मंदिर और दुर्गों का निर्माण महत्वपूर्ण है। मध्य युगीन राजस्थान में स्थापत्य राजा प्रसाद मंदिरों दुर्गों का निर्माण महत्वपूर्ण था, ये आपने देख लिया। और इसके अंदर इस युग में स्थापत्य विशेष शैली का विकास हुआ, जिसमें हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है यहाँ की। ये मध्य युगीन कालीन है ना, उसको हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है, ये याद रखना। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, ये देख सकते हैं आप। शिल्प शौर्य, शुद्धता, अलंकृत पद्धति, सुरक्षा, उपयोगिता, विशालता, विषय की विविधता थी यहाँ। और इसके आगे हम देख सकते हैं और क्या था इसके अंदर। यह मुगल सत्ता के साथ साथ समागम के पश्चात राजस्थानी साहित्य में तुर्की और मुगल प्रभाव की नई शैली का विकास हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम शैली कहा गया जाता है। तो किसके साथ मिलकर उसका हिंदू मुस्लिम शैली की स्थापना हुई, तो ये तुर्की और मुगल, ये दोनों मिले ना, तब ये हिंदू मुस्लिम शैली की विकास हुआ। तो अब देखते हैं इसमें प्रथम एक भाग है दुर्ग स्थापत्य, यानी कि किले कैसे बनते थे, क्या थी इसकी विशेषता, क्या था, कौन कौन सी थी। तो ये समस्त राजस्थान राजाओं का स्थान रहा। यहाँ राजाओं के सामंत दुर्ग निर्माण की आवश्यक मानते थे। दुर्गों का निर्माण निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण के लिए, आक्रमण के समय जनता, पशु, संपत्ति के संरक्षण हेतु किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर किया जाता। सामरिक महत्व नहीं, अपने खुद के लिए, ताकि आक्रमणकारियों से प्रदेश की सुरक्षा हो और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो। इसी को सामरिक दृष्टि कहते हैं भाई। आक्रमणकारी हम पर एकदम आक्रमण न कर सके और व्यापारिक मार्ग हमारा व्यापार आसानी से सुगम हो सके। दुर्ग निर्माण ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, और जहाँ कृषि और सिंचाई के साधन उपलब्ध है। दुर्गों की क्या क्या विशेषता है, ये देखो, वहाँ पे कृषि और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध है, और ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पे इसका दुर्गों का, किलों का निर्माण किया जाता है। हम देख सकते हैं, नहीं देखा हो तो जालोर का सवनगढ़ दुर्ग देख लो, जोधपुर का चिड़िया टू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग देख लो, जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग देख लो, जयगढ़ दुर्ग देख लो। ये सब पहाड़ियों पे इसलिए बने हुए सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ जो पहले आक्रमण होते थे, विदेशी होते थे, भारत आसपास के पड़ोस राजा भी आक्रमण करते थे, उसी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये ऊंचे पहाड़ों पर बनाए जाते थे, जहाँ पानी का संग्रहण हो सके, जहाँ कृषि की जा सके, जहाँ आसानी से हथियार वगैरह हर चीज़ की संरक्षण दिया जा सके, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा दिया जा सके, कि महिलाओं पे हर तरफ से, चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से ये दुर्ग बनाए जाते थे। तब देख सकते हैं क्या क्या थी इसकी विशेषता, ये देखो। सुदृढ़ प्राचीरें, विशाल परकोटा, अभेद बुर्ज, दुर्ग के चारों ओर गहरी नहरी खाएं, दुर्ग के भीतर शास्त्रागार की व्यवस्था, जलाशय, पानी की व्यवस्था, मंदिर निर्माण, पानी की टंकी की व्यवस्था, अन्नागार की व्यवस्था, क्योंकि खाने में अनाज तो चाहिए। ये सब क्या क्या व्यवस्था थी उसके अंदर। गुप्तचर द्वार, सुरंग निर्माण, राजा प्रसाद सैनिक विश्राम गृह की स्थापना, ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे, और ये इनकी दुर्गों की विशेषता थी। अब देखते हैं दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, ये चित्तौड़ का दुर्ग है, जिसे महाराणा कुंभा ने चारों ओर श्रृंखला और बुर्जों का निर्माण से सुदृढ़ बनाया। जो महाराणा कुंभा ने बनाया था ना, उनको दीवारों को चारों तरफ बनाया था, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने बनाया था 734 ईस्वी में। ये कुंभा ने नहीं बनाया था, सिर्फ कुंभा ने तो इसकी श्रृंखला और बुर्जों का निर्माण करवाया था। इसके बारे में क्या कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, देखो। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। या कुंभा द्वारा ही कुंभलगढ़ दुर्ग का, कुंभा द्वारा कौन सा कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया था, कुंभा ने बनाया था, जबकि चित्तौड़गढ़ कुंभा ने नहीं बनाया था। बाकी सब गढ़ैया, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया निर्माण किया, जो विशाल ऊंची पहाड़ी पर सुदृढ़ द्वार और प्राचीरों से सुरक्षित है। परमारों ने कौन सा दुर्ग बनाया था, ये एग्जाम में कई बार आया है कि जालोर के दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया था, परमारों ने करवाया था।
अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया था? चौहानों ने करवाया था। रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण हाड़ाओं ने करवाया था। बूंदी के तारागढ़ और राव जोधा, ये जो किसने किन किन दुर्गों का निर्माण कराया वो देखा हुआ है। मेहरानगढ़ में राव जोधा ने कौन सा दुर्ग बनवाया था? ये जो राव जोधा है इन्होंने बनाया था मेहरानगढ़ दुर्ग। कछवाओं ने जयपुर के पास आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। जयपुर दुर्ग उत्कर्ष गिरी दुर्ग है। कौन सा? जयपुर दुर्ग उत्कर्ष गिरी दुर्ग यानी कि पहाड़ी पर बना हुआ है, ये याद रखना आप। और परमाणु का झालावाड़ के निकट गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये देखो किन्होंने बनाया था? ये भी परमाणु ने बनाया था, झालावाड़ के निकट गागरोन दुर्ग, और परमाणु ने ही बनाया था जालोर का दुर्ग। ये देखना आप। महारावल जैसलमेर ने जैसलमेर दुर्ग जो पीले पत्थर से बनाया था, किससे बनाया था? ये जो था ना जूनागढ़ नहीं, पीले पत्थरों से निर्मित मरुस्थलीय दुर्ग कौन सा है? अब ये देखो, ये जैसलमेर का दुर्ग है। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग मरुस्थलीय दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान पे है। ये फैक्ट है, याद रखना आप कि जैसलमेर का दुर्ग तो पीले पत्थर से निर्मित मरुस्थल दुर्ग है। नंबर 2 फैक्ट कौन सा है? बीकानेर का दुर्ग है ना, जूनागढ़ दुर्ग जो भरतपुर का दुर्ग, ये समतल मैदान में है। बीकानेर का जूनागढ़ और भरतपुर का दुर्ग ये सब समतल मैदान में है, याद रखना। और चौथा बीकानेर का जूनागढ़ भरतपुर का समतल मैदान पर निर्मित और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। ये भी देखना, चौड़ी खाई से भी घिरा हुआ है। भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान और चौड़ी खाई से चारों तरफ, जैसे कि ये मैदान है, यहाँ दुर्ग है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? खाई है, ऐसे घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग, ये दोनों, ये याद रखना। और नेक्स्ट में राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध दुर्ग कौन कौन से हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अचलगढ़ आबू, रणथंभौर में सवाई माधोपुर, और बयाना में भरतपुर, और सिवाना बाड़मेर में, और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। नेक्स्ट में स्थापत्य कला की दृष्टि से और कौन सा पॉइंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ये राजा प्रसाद या महल, वो थे किले और ये है महल। राजस्थान के राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ राजा प्रसादों का निर्माण होने लगा। राजप्रसाद या महल 2 भागों पुरुष कक्ष और अंतपुर जनाना कक्ष में विभाजित थे। किन भागों में? 2 भागों में। महलों के आवास कक्ष शास्त्रागार, धन्यागार, रसोईघर, पूजाघर होते थे। महलों के आवास कक्ष में सादगी, नीचे सतह, पतली गैलरियाँ, छोटे छोटे कक्ष और ढलान महलों की प्रमुख विशेषताएं होती थी। राजपूत मुगल संबंधों के प्रभाव में महलों के फुहारे, छोटे छोटे बाग, गुंबद, पतले के मेहराब आदि विधाओं का प्रयोग होने लगा। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के महल सादगी के नमूने, ये फैक्ट है। कुंभलगढ़ का और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग क्या है? सादगी है, यानी कि सिंपल है। उदयपुर के अमर सिंह के महल जग निवास और जग मंदिर, ये भी। और जोधपुर के फूल महल और आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, ये दुर्ग हैं। ये महल नहीं, राजा प्रसाद है या महल है, ये याद रखना आपको। और दीवाने आम, दीवाने खास बीकानेर के रंग महल, ये भी देख सकते हैं आप, ये फैक्ट है। और करण महल, ये जो है ना बीकानेर के करण महल और रंग महल क्या है, और शीश महल, अनूप महल, ये चारों राजा प्रसाद हैं। कोटा और जैसलमेर के महलों को मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। कोटा और जैसलमेर के महलों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल स्थापत्य कला का, ये याद रखना। कोटा और जैसलमेर के महलों में मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। और अब मंदिर स्थापत्य कला, अब पहले हमने देखा दुर्ग या किला, उसके बाद देखा राजा प्रसाद, अभी देखते हैं मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्राचीन काल से ही माना जाता है। कब से माना जाता है? प्राचीन काल से ही माना जाता है। और 13वीं शताब्दी में तक मंदिरों की स्थापत्य शक्ति और शौर्य में रणकपुर के जैन मंदिरों की दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव था। रणकपुर के मंदिरों में दुर्ग स्थापत्य का महत्वपूर्ण था 13वीं शताब्दी में, ये याद रखना भाई। 13वीं शताब्दी में ये मंदिर बनकर तैयार हो चुके थे, ये याद रखना आपको। अब इसके आगे अब देखते हैं इसी काल में जैन मंदिर, ये याद रखना। देखो इसी काल में जैन मंदिर देलवाड़ा में, माउंट आबू में। जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में, माउंट आबू में। यहाँ पहला मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है, किसमें? देलवाड़ा के मंदिर में, जिसकी आंखें हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया, जिसमें नेमिनाथ की मूर्ति है। और यह मंदिर तक्षण कला से दृष्टि से अपूर्ण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट हमेशा एग्जाम में आया हुआ है कि एक तो विमल शाह ने बनाया था ये देलवाड़ा का मंदिर, और ये आदिनाथ की मूर्ति है इसमें, और ये नेमिनाथ की मूर्ति किसमें है ये बताया था। नेमिनाथ की मूर्ति वाले तेजपाल और वास्तुपाल ने बनाए थे, और इसमें
तक्षण कला की दृष्टि से अपूर्ण है। बस ये याद रखना, ये फैक्ट है। चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर, ये याद रखना। देखो, चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर, बारडोली का चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर। बारडोली, चित्तौड़गढ़ व शिव मंदिर के बड़े महत्व है। डूंगरपुर में श्रीनाथ जी का मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर। दूर हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है इसमें। किस किस मंदिरों में देख लो वापस, चित्तौड़गढ़ का सूर्य और बारडोली मंदिर, शिव मंदिर भी बड़े महत्व हैं। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर और उदयपुर के जगदीश मंदिर हिंदू स्थापत्य की प्रधानता से, जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर, आमेर के जगत सिरोमणि मंदिर मुगल शैली के प्रभाव दिखाई देते हैं। ये याद रखना, मुगल शैली का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है आपको। तो हिंदू स्थापत्य तो मैंने बता दिया, नाथ जी का मंदिर वो थे चित्तौड़गढ़ के थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर डूंगरपुर में है। और ये देखो आप ऊपर में भी देखा हमने, सूर्य मंदिर देखा चित्तौड़ का, और शिव मंदिर देखा। ये कौन से थे, हिंदू शैली के। जबकि मुगल शैली के प्रभाव से मंदिर कौन कौन से थे, एक तो थे जोधपुर के घनश्याम मंदिर और आमेर की जगत सिरोमणि मंदिर, मुगल शैली के प्रभाव दिखाई देते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के बचाव में भी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा द्वारकाधीश काकरोली, मथुरै जी कोटा और गोविंद जी जयपुर मंदिरों का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये काकरोली, कितनी द्वारकाधीश काकरोली वेरी इंपॉर्टेंट है, और गोविंद जी जयपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब प्रश्न यहीं से आए हुए हैं। अब भवन स्थापत्य यानी कि हवेलियाँ। राजस्थान में भवन स्थापत्य विकास, हवेलियों के विकास हुआ। राजस्थान में अनेक नगरों में सेठ और सामंतों के भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया। इसमें प्रमुख द्वार के अमल बगल कलात्मक गवाक्ष, लंबी पोल, चौड़ा चौक और चौक के अमल बगल भव्य कमरे होते थे। जयपुर में शेखावटी के क्षेत्र में रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुलगढ़, बंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ में बनी हवेलियाँ भवन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये कहाँ की हवेलियाँ बताइए, आपको पता है सब शेखावटी क्षेत्र की। एक तो जयपुर और शेखावटी क्षेत्र की, रामगढ़ जयपुर में, नवलगढ़ सीकरपुर में, फतेहपुर सीकर में, मुकुलगढ़, मंडावा, पिलानी, सब ये पिलानी जयपुर में, सरदार शहर सीकर में शेखावटी में, रतनगढ़ शेखावटी में, सुजानगढ़ शेखावटी में, ये सब हवेलियाँ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको उदाहरण बता दिए। जैसलमेर में साल, ये तो कई बार आया है एग्जाम में, कि जैसलमेर में सालिम सिंह नथमल और पटवा की हवेली पत्थर की जाली और नक्काशी के कारण विश्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर से निर्मित करौली, कोटा, भरतपुर हवेलियाँ कलात्मक संगीत राशि की दृष्टि से वेरी उत्कृष्ट हैं। और इसके आगे अब हम देखते हैं विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ महाराणा कुंभा द्वारा मालवाए। ये मैंने नेक्स्ट दूसरी बार भी बता रही हूँ कि सुल्तान मोहम्मद खिलजी की विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। भवन स्थापत्य अद्भुत नमूना है, 122 फीट ये ऊंचा है। स्तंभ पर 9 मंजिला है। क्या है? 9 मंजिला। इसके अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इसके आगे और देख सकते हैं हम, यह मंजिल पर चारों ओर झरोखे बने हुए हैं, हर मंजिल के चारों ओर, तथा हिंदू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया हुआ है। इसे हिंदू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया हुआ है, इसलिए विश्व हिंदू कोश की इसको उपाधि दी हुई है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ को। देश की रक्षा प्राण निष्ठा, ये समाधियाँ 6 भाग कौन सा है? समाधियाँ। शासकों, सामंतों, सेनानायकों की स्मृति में समाधियाँ और क्षत्रियों का बनाई गई, जिसे देवलिया कहा जाता है। समाधियों को क्या कहा जाता है? देवलिया। क्या क्या कौन कौन सी प्रसिद्ध है, कहाँ है, इनको याद रखना बस। इसके आगे और कुछ नहीं है। गेटोर की जयपुर में, आहड़ उदयपुर में, जसवंतथाड़ा जोधपुर में, छत्रविलास बाग कोटा में, बड़ा बाग जैसलमेर में बनी छतरिया भवन स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इनमें से एक ही ऐसी छतरी नहीं है जो किसी भी एग्जाम में न पूछी हुई हो। 100% ये छतरियों का एग्जाम में प्रश्न आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको राजस्थान की स्थापत्य कला बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं चित्रकला बताऊंगी, एक एक पार्ट करके पूरा करूंगी। ये अथॉरिटी बुक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।